जय हिंद दोस्तों। ये मेरा पहला लेक्चर है इकोनॉमिक्स का। कल हम लोगों ने सिलेबस पे चर्चा की थी, तो उसी क्रम में हमने कहा इकोनॉमिक्स को स्टार्ट किया जाए। तो ये बेसिक सा लेक्चर है जिसमें हमने छोटी छोटी बातों को बताने का प्रयास किया है कि इकोनॉमिक्स है क्या, इकोनॉमिक्स में हम पढ़ते क्या हैं। क्योंकि जब तक हम ये नहीं जानेंगे तब तक हम लोग इकोनॉमिक्स को नहीं समझ पाएंगे। ठीक है ना। तो जो हमारा सिलेबस है उसके हमने 3 पॉइंट कवर करने का इसमें प्रयास किया है। ये हमारा है पहला, जो कॉर्नर पे लिखा हुआ है, प्रॉब्लम ऑफ स्कैरसिटी एंड चॉइस। दूसरा, चॉइस एंड अपॉर्चुनिटी कास्ट। तीसरा हमारा है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। और चौथा हमारा है इकोनॉमिक सिस्टम। तो ये हमारे जो हैं 4 पॉइंट हैं, इस हम लेक्चर के तहत कवर करेंगे। ठीक है ना। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसा हमने लिखा है इसमें कि अर्थशास्त्र, इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं इकोनॉमिक्स। जो इकोनॉमिक शब्द है ये ग्रीक भाषा जो है उससे लिया गया है। वहाँ का एक शब्द था ओइकोनोमिया। जो ओइकोनोमिया है ये हमारा बना है, जो शब्द ओइकोस और नोमस से बना है। ओइकोस का मतलब होता है ग्रह और नोमस मतलब होता है नियम, यानी कि घर चलाने के नियम, गृह प्रबंध। इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि घर को चलाने के लिए जो नियम कानून होते हैं वही हमारी क्या है, इकोनॉमिक्स है, यानी अर्थशास्त्र है। बात समझ में आ रही है ना हमारी। यानी कि घर चलाने के लिए क्या, घर चलाने के लिए अर्थ की आवश्यकता होती है, पैसे की आवश्यकता होती है। तो जो हमारा अर्थ है इसको मैनेजमेंट हम करते हैं, वही हमारा क्या है, अर्थशास्त्र है। ठीक है ना। इसको थोड़ा हम और समझते हैं। मैनेज हम क्या करते हैं, तो जैसे हमने बताने का प्रयास किया है कि सीमित साधनों की सहायता से असीमित आवश्यकताओं की अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करना, इसका अध्ययन जो हम लोग करते हैं उसी को हम बोलते हैं इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र। अर्थ यानी पैसा और शास्त्र मतलब विद्या कह सकते हो। यानी कि हम जब अध्ययन करते हैं कि किस प्रकार हमारे पास जो सीमित साधन है, सीमित साधन की सहायता से असीमित आवश्यकताएं पूर्ति करते हैं, इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। अब ये सीमित साधन क्या होता है, पहले ये थोड़ा समझो, नहीं तो बात नहीं समझ में आएगी। साधन, साधन हमारा होता है रिसोर्स। क्या होता है, रिसोर्स। रिसोर्सेस हम लोग बोलते हैं रिसोर्स। यानी कि साधन वो सारी चीज़ें हैं जो हमारे काम आती हैं। अब छोटा सा इसको हम आपको मोबाइल लेके समझाते हैं। जैसे मोबाइल, मोबाइल आपका एक साधन है, एक रिसोर्स है जिसका हम लोग उपयोग करते हैं। अब मान लो मोबाइल आपके पास है और आपके पास एक मोबाइल है ना, एक मोबाइल है, लेकिन घर में आप यूज करने वाले 5 लोग हो, 5 लोग मोबाइल को यूज कर रहे हो। तो मोबाइल आपका एक है, साधन है, ये क्या है, सीमित है। यूज करने वाले बहुत ज़्यादा हैं। सभी लोग सोचेंगे 24 घंटे हम यूज करें, सभी लोग सोचेंगे कि 24 घंटे हम प्रयोग करें, लेकिन नहीं हो सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे, डिसाइड करेंगे कि सुबह पहला व्यक्ति यूज कर लेगा, फिर दोपहर में दूसरा व्यक्ति यूज कर लेगा, फिर शाम टाइम में तीसरा व्यक्ति, फिर 9 बजे के आसपास चौथा व्यक्ति, फिर रात में पांचवा व्यक्ति। तो हमने मैनेज किया, यानी इस मोबाइल का हमने प्रयोग 24 घंटे किया, लेकिन अलग अलग व्यक्ति ने अलग अलग समय प्रयोग किया। तो इसी को बोलते हैं कि सीमित साधन। सीमित साधन का प्रयोग इस तरीके से करना कि हमको मैक्सिमम आउटपुट प्राप्त है, मैक्सिमम संतुष्टि प्राप्त हो। अभी क्या था कि मोबाइल है, एक व्यक्ति यूज करता रहेगा तो मैक्सिमम आउटपुट हमको नहीं प्राप्त हुआ। हमने क्या किया, एक मोबाइल था, हमने इसको किसी तरीके से इस तरह एडजस्ट किया कि सभी व्यक्ति का काम हो जाए। तो
जो अधिकतम संतुष्टि सबके अलग अलग प्राप्त हुई। जैसे मान लो कि पहले व्यक्ति को संतुष्टि प्राप्त हो गई, दूसरे को कुछ संतुष्टि प्राप्त हो गई, तीसरे को कुछ संतुष्टि प्राप्त हो गई, चौथे को कुछ संतुष्टि प्राप्त हो गई, पांचवे को संतुष्टि प्राप्त हो गई। तो जो संतुष्टि का स्तर है ना, इसी को अधिकतम करने का हम प्रयास करते हैं इकोनॉमिक्स के अंतर्गत। यही हम यहाँ पे स्टडी करते हैं। यानी कि हम लोग क्या समझे, इकोनॉमिक्स क्या है। इकोनॉमिक्स जो हमारा है, इसमें हम कुछ नहीं करते हैं, सिर्फ हमारे पास जो उपलब्ध संसाधन है, क्या है, उपलब्ध संसाधन, उपलब्ध संसाधन। अब ये उपलब्ध संसाधन में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। जैसे अगर अपने हम घर की बात करें तो उपलब्ध संसाधन हमारे पास बाइक हो गई, मोटरसाइकिल हो गई, साइकिल हो गई। पढ़ाई के क्षेत्र में बोले तो हमारा पेन हो गया, पेंसिल हो गया। उपलब्ध हमारे पास पैसा हो गया, पैसा भी हमारा संसाधन है। जैसे खाना बनाने के लिए हमारा गैस चूल्हा हो गया, घर हो गया, ये सब हमारे क्या हैं, संसाधन हैं। संसाधन वो सारी चीज़ हैं जिनका व्यक्ति उपभोग करता है, यानी जिनका व्यक्ति यूज करता है। घर, मोटरसाइकिल, वाटर, जल, आटा चावल, खाना पीना, जितनी चीज़ें हैं व्यक्ति यूज करता है, वो सब हमारे क्या हैं, संसाधन हैं। तो इन संसाधनों से अधिकतम संतुष्टि कैसे प्राप्त की जाए। जैसे हम छोटा सा एक और उदाहरण लेते हैं। जैसे मान लो हम लोग खाना खाते हैं, तो ये हुआ कि अधिकतम संतुष्टि कब मिलेगी, जब हम लोग दाल भी खाएंगे, दाल खाएंगे, चावल खाएंगे, रोटी खाएंगे, सब्जी खाएंगे, तो हमारी अधिकतम संतुष्टि है। लेकिन अभी हम कहें नहीं, हम चावल खूब बहुत सारा खा लेंगे, फिर दाल खा लेंगे, तो पेट तो आपका अब भी भर गया, लेकिन इस तरीके से मैनेजमेंट नहीं हुआ कि आपको अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हुई हो। तो ये अधिकतम संतुष्टि कैसे प्राप्त होगी, इसी का हम अध्ययन करते हैं इकोनॉमिक्स में। यह हमने बिल्कुल छोटे स्तर पर समझाने का प्रयास किया है कि समझ जाओ इकोनॉमिक्स में करते क्या है। अब इसको हम बड़े स्तर पे थोड़ा देख लें। तो बड़े स्तर का मतलब जैसे हमारी सरकार हो गई। सरकार क्या करती है, सरकार ये देखती है कि हमारे पास जैसे 100 करोड़ रुपए हैं, तो इन 100 करोड़ रुपयों को हम कैसे उपयोग करें कि जो हमारे देश की जनता है वो अधिकतम कल्याण उसका हो सके। यानी सभी को भोजन उपलब्ध हो जाए, सभी को नौकरी मिल जाए, रोजगार प्राप्त हो जाए, सभी को स्वास्थ्य सेवाएं मिल जाएं, अच्छी रोडें, सड़क बन जाए। तो ये जो मैनेजमेंट है ना, कि कैसे सारे काम होंगे, किसको कितना रुपया दिया जाए, यही सब हमारा क्या है, अर्थव्यवस्था है। हमको लगता है अब चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि हम अर्थव्यवस्था में किस चीज़ का अध्ययन करते हैं। और साइंटिस्ट यानी अर्थशास्त्री लगातार इस बात की ओर लगे रहते हैं कि ये नए नियम नियम क्या होने चाहिए, कैसे वर्क किया जाना चाहिए कि जो हमारे पास उपलब्ध संसाधन है उससे हमको अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो। क्लियर है ना। अब हम लोग थोड़ा देखते हैं। एक तो शब्द इसके हमारे साथ में आते हैं जो हमने आपको बताया था, इसे हमने साइड में लिखा भी है। एक शब्द हमारा आता है इकोनॉमिक, आप लोगों ने सुना होगा इकोनॉमिक। यहाँ देखो एस लगा है, यहाँ एस नहीं लगा है। और एक हमारा होता है इकोनॉमी। तो इकोनॉमी को हिंदी में बोलते हैं अर्थव्यवस्था। सिंपल, यानी अर्थ की हम व्यवस्था कैसे करते हैं वो हमारी अर्थव्यवस्था है, यानी इकोनॉमी है। इसको और हम क्लियर करें तो इकोनॉमी मीन्स साधनों की मितव्ययिता, यानी कि साधनों को हम इस तरीके से प्रयोग करें कम खर्च हो, संतुष्टि हमारी ज़्यादा हो, जो इकोनॉमी से हम खर्च करते हैं। तो ये प्रैक्टिकल रूप है, व्यवहारिक रूप है, ये हमारा सैद्धांतिक, इसमें सिद्धांत होते हैं, फिलॉसफी होती है। इकोनॉमी को हम और क्लियर करते हैं तो आपने बाइक देखा होगा, बाइक में एक मीटर जो होता है, स्पीडोमीटर, उसमें बीच में देखो लिखा रहता है इकोनॉमी, लिखा रहता है ना। इस इकोनॉमी का मतलब क्या है कि अगर हम इस स्पीड की रेंज में चलेंगे, जिसको मान लेते हैं 30 से 50 अधिकांश बाइक में रहता है, इस स्पीड की रेंज में चलेंगे तो आपको पर लीटर एवरेज ज़्यादा मिलेगा। यानी कि 1 लीटर में आप मैक्सिमम दूरी तय कर पाएंगे।
जैसे किसी बाइक की क्षमता है 60, यानी कि 1 लीटर में 60 की दूरी तय कर पाएंगे, 60 किलोमीटर की। और यदि आप बहुत तेज चलेंगे तो हो सकता है 1 लीटर में आप 50 किलोमीटर ही जाएं, तो 10 किलोमीटर का आपको नुकसान हुआ। तो ये बताती इकोनॉमी, यानी कि इकोनॉमी का मतलब होता है कि संसाधनों का इस प्रकार प्रयोग करें कि हमको मैक्सिमम संतुष्टि प्राप्त हो रही कि नहीं हो रही है। ये व्यवहारिक रूप है, जैसे हम गाड़ी चला रहे तो व्यवहार में है ना कि हाँ हाँ रियल में कितना एवरेज हमें मिल रहा है। अब एक शब्द जो ऊपर हमने लिखा है, ये लिखा है इकोनॉमिक। तो इकोनॉमिक सिर्फ एक वर्ड है, हमने लिख दिया था कन्फ्यूजन ना हो। ये मतलब होता है आर्थिक, सिर्फ अर्थ। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, यार हमारी इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ख़राब है, तो हम ये नहीं बोलते हैं कि हमारी इकोनॉमिक्स कंडीशन बहुत ख़राब है, तो हम बोलते हैं कि हमारे आर्थिक गतिविधि बहुत अच्छी नहीं है, यानी हमारी इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी नहीं है। तो इकोनॉमिक मतलब हमारा होता है आर्थिक, इकोनॉमी हमारी अर्थव्यवस्था, और इकोनॉमिक्स हमारा होता है अर्थशास्त्र। एक बार हम फिर क्लियर कर देते हैं, अर्थशास्त्र में हम क्या पढ़ते हैं कि हमारे पास जो उपलब्ध संसाधन हैं। अब यहाँ पे उपलब्ध संसाधन का मतलब, अगर हम सरकार देख रही है तो पूरा देश देखेगी, हम अपना देख रहे हैं तो सिर्फ हमारे पास क्या उपलब्ध है, मोटरसाइकिल है कि नहीं है, मोबाइल फ़ोन है या नहीं है, कितने रुपए हैं। अगर हमारे पापा देख रहे हैं तो घर के बारे में सोचेंगे कि हमारे घर में कितने संसाधन हैं। तो कौन किस स्तर पर सोच रहा है उस पर निर्भर करता है कि उपलब्ध संसाधन की हम किसकी बात कर रहे हैं। ठीक है ना। तो जो अर्थशास्त्री हैं वो पूरे दुनिया को लेकर देखते हैं कि हमारे पास संसाधन कितने हैं, लोगों की संतुष्टि कैसे अधिकतम प्राप्त हो सकती है। तो अब देखो, अब यहाँ पे जो हमने एक पॉइंट फिर आगे यहाँ लिखा है कि प्रॉब्लम ऑफ स्कैरसिटी एंड चॉइस। अब ये समस्या क्या है, देखो, जब हमने कहा कि हमारे पास साधन सीमित हैं, क्या हैं, साधन सीमित हैं और आवश्यकताएं हमारी असीमित हैं। अब जैसे हमने कहा कि हमारे पास से मान लो एक मोटरसाइकिल है, बाइक है। अब पापा बोल रहे हैं कि हम ड्यूटी जाएंगे, और आप बोल रहे हो कि नहीं हमको एग्ज़ाम देने जाना है। तो अब मोटरसाइकिल लेके कौन जाए, अब काम दोनों जरूरी हैं। तो ये है चॉइस, चयन की समस्या। और दुर्लभता, यानी कि बाइक एक ही है ना, कमी है हमारे पास, कम है। तो जब हम अर्थशास्त्र पढ़ते हैं तो सबसे पहली समस्या ही आती है, प्रॉब्लम ऑफ स्कैरसिटी एंड चॉइस। बात समझ में आ रही होगी, यानी कि हमारे पास साधन सीमित रहते हैं, उसका उपयोग हम कहाँ करें। तो किसी एक में चुनना रहेगा। जैसे हमने अभी कहा कि पापा को ड्यूटी जाना है बाइक लेके, अब आप बोले हमको एग्ज़ाम देने जाना है। तो बाइक एक है, यानी कि आपके पास साधन सीमित है, बाइक एक है और जाना दो लोगों को है। तो या तो पापा चले जाएंगे या तो आप एग्ज़ाम देने चले जाओगे, एक लोग ही बाइक ले जा पाएंगे। तो यही इकोनॉमिक्स की स्टडी करते करते सबसे बड़ी समस्या जो खड़ी होती है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, चयन की समस्या, यानी कि किसका चयन कहाँ पे किया जाए। अब ये तो सिंपल हो गया। ऐसे हमारा सरकार देखती है कि हमारे पास 100 करोड़ रुपया है, तो हम पहले गरीबों के ऊपर खर्च करें, कि किसानों के ऊपर खर्च करें, कि बेरोजगारों के ऊपर खर्च करें, किसके ऊपर खर्च करें और कितना खर्च करें। तो साधन तो हमारे सीमित है, यानी दुर्लभ है, यानी 100 करोड़ रुपए हमारे पास हैं, लेकिन खर्च करने वाले क्षेत्र बहुत सारे हैं। बेरोजगारी का क्षेत्र है, किसान हैं, गरीब है। तो किसके ऊपर खर्च किया जाए, तो ये हमारी समस्या आती है जिसका हम लोग स्टडी करते हैं। आई थिंक बात क्लियर हो गई होगी कि हम क्या बताना चाह रहे हैं। दूसरी जो समस्या इसके संबंध में आती है वो आती है चॉइस एंड अपॉर्चुनिटी कास्ट। ये क्या है, चॉइस तो क्लियर है, यानी कि चयन, हमारे पास जो उपलब्ध संसाधन हैं उसमें से उसका हम कहाँ पर यूज करें, उसको हम बोलते हैं चॉइस। अपॉर्चुनिटी कास्ट, यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है कि अवसर लागत किसे कहते हैं। अपॉर्चुनिटी कास्ट के बारे में क्या जानते हो, व्हाट डू यू नो बाय अपॉर्चुनिटी कास्ट। तो देखो, हम एक उदाहरण लेते हैं समझाने के लिए। राम नाम का कोई लड़का है जो किसी ए नाम की कंपनी में काम करता है। अब राम वहाँ काम करते करते बताता है श्याम नाम के लड़के से
कि मैं जब बी नाम की कंपनी में काम करता था तो मुझे पर डे 400 रुपये मिलते थे, और यहाँ मुझे जो है 350 रुपये ही मिल रहे हैं। या 350 करना एग्जाम्पल लो, बोलो कि हमें यहाँ पर 500 रुपये मिलते हैं। कितने मिलते हैं? 500 रुपये। तो राम की जो 400 रुपये जो पहले जहाँ मिल रहे थे उसकी है अवसर लागत, यानी कि उसके पास, राम के पास ये अवसर है कि 500 रुपये ना लेके वो 400 रुपये लेकर काम कर सकता है। तो राम को यहाँ ज़्यादा मिल रहा है इसलिए यहाँ ज़्यादा काम कर रहा है। या इसको और क्लियरिफाई करने के लिए कह सकते हो कि राम का मान लो ये घर है, राम का यहाँ पे घर है। अब घर के पास कोई ए कंपनी है, राम यहाँ काम करता है, इसको 300 रुपये पर डे मिलता है। अब उसके घर से दूर, बहुत दूर कोई बी कंपनी है, यहाँ पे उसे 400 रुपये मिलता है। तो राम कह सकता है कि यदि मैं बी कंपनी में काम करता तो मुझे 400 रुपये पर डे मिलता, लेकिन मैं घर के पास वाले कंपनी में काम कर रहा हूँ तो मुझे 300 ही मिल रहा है। तो राम के लिए 400 रुपये यहाँ भी अपॉर्चुनिटी कास्ट है। तो एक प्रकार से देखो उसकी अपॉर्चुनिटी कास्ट जो है ज़्यादा है, यानी अवसर लागत। हम बोलते हैं ना यार अवसर है, वहाँ पे चल सकते हैं। यानी कि राम के पास ये अवसर है कि वह इस नौकरी को छोड़ दे, बी कंपनी के पास जाए, 400 रुपये कमा सकता है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं अवसर लागत, अपॉर्चुनिटी कास्ट। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। किसी को अगर डाउट हुआ करे तो कमेंट कर सकता है कि सर हमें समझ में नहीं आया, थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए नेक्स्ट लेक्चर में, उसे समझ बता दिया करिए। यदि किसी को समझ में नहीं आता है तो उसे क्लियर कर दिया जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारा होता है अपॉर्चुनिटी कास्ट। फिर हमारा जो है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर क्या है, ये थोड़ा देख लो। ये आपके सिलेबस में छोटे छोटे पार्ट दिए हैं। तो देखो जैसे हमने अभी कहा कि उपलब्ध संसाधन, अब हमारे पास संसाधन सीमित हैं, तो उन संसाधन से हम मैक्सिमम कितना उत्पादन कर सकते हैं। जैसे हमने कर्व बनाया है, एक वस्तु एक्स है, एक वस्तु वाई है। अगर हम ए प्रोडक्शन करते हैं तो यहाँ पे हम मैक्सिमम उत्पादन कर सकते हैं। वस्तु एक्स की मात्रा बढ़ाएंगे तो वस्तु वाई की मात्रा कम हो जाएगी। यानी कि हम एक लाइन बोलें कि उत्पादन संभावना सीमा, उत्पादन की अधिकतम सीमा है जिससे हम उत्पादन इसका हम कर सकते हैं। अब इसको बेसिकली ऐसे समझो कि जैसे हम फसल बो रहे हैं कोई, अब हमने कहा यहाँ 1 kg बीज का हम प्रयोग कर रहे हैं, इसके द्वारा मैक्सिमम 100 kg का उत्पादन किया जा सकता है। इसके ऊपर हम नहीं ये लिमिट है, 90 kg हो सकता है, 95 kg हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम है। तो यही हमारी क्या है, प्रोडक्शन सीमा है, मैक्सिमम, कि इसके ऊपर हम उत्पादन नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम और दूसरा एग्जाम्पल लें, जैसे हमारे पास बाइक है, अब हम कहें 1 लीटर पेट्रोल का उपयोग करते हैं, मैक्सिमम प्रोडक्शन, यानी कि मैक्सिमम कितना दूर हम जाएंगे, तो हम कह सकते हैं कि मैक्सिमम हम 70 किलोमीटर जा सकते हैं। कंपनी मैक्सिमम रेंज बताती है कि यहाँ तक बाइक आपकी जाएगी। तो उसी को हम बोलते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर सीमा, यानी कि ये लिमिट, हम किसी संसाधन का प्रयोग करके कितना उत्पादन कर सकते हैं उसे देखते हैं हम। क्लियर है ना। तो ये हमारा है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। इकोनॉमिक सिस्टम एक आपका उसमें वर्ड दिया हुआ है। तो इकोनॉमिक सिस्टम जो है ये हम पूरे तंत्र को देखते हैं कि हमारी जो सरकार है, गवर्नमेंट है, किस तरीके से काम कर रही है। तो जैसे सरकार का नियंत्रण कितना है, सरकार का नियंत्रण ना के बराबर है, सरकार हल्का नियंत्रण रखी हुई है। तो ये जो प्रकार हैं, जो सरकार का नियंत्रण ज़्यादा रहता है तो उसे हम समाजवादी अर्थव्यवस्था बोलते हैं, सोशलिस्ट। नियंत्रण नहीं रहता है तो उसे हम पूंजीवादी बोलते हैं। जैसे भारत में क्या है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। क्या है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो हमारा है इकोनॉमिक सिस्टम। तो ये लगभग लगभग हमारा हो गया है। एक कुछ परिभाषाएं हैं जो कभी एग्जाम में आ जाती हैं यहाँ से, तो हमने कहा बता देते हैं। देखो इसकी जो परिभाषाएं अर्थशास्त्रियों ने दी अर्थव्यवस्था की, तो सबसे पहले जो परिभाषा दी गई धन संबंधी परिभाषा,
किसकी परिभाषा? धन संबंधी परिभाषा। इस धन संबंधी परिभाषा को दिया था सर्वप्रथम एडम स्मिथ ने दिया था। किसने दिया था? एडम स्मिथ ने दिया था। इसीलिए इनको अर्थशास्त्र का पिता कहा जाता है, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है। इनकी बुक 1776 में आई थी, वेल्थ ऑफ नेशन। क्या आई थी? वेल्थ ऑफ नेशन, जो काफ़ी एग्जामों में आती है। आपके बीए के एग्जाम में तो महत्वपूर्ण है, तो आपके नाम मालूम होना चाहिए कि एडम स्मिथ ने वेल्थ ऑफ नेशन लिखा था, जिसमें उन्होंने धन संबंधी परिभाषा दी थी। यानी कि अर्थशास्त्र में हम उन चीज़ों का अध्ययन करते हैं जिसमें धन का आदान प्रदान होता है। इसमें अन्य अर्थशास्त्री जो हैं, जेबीसी हैं, सीनियर हैं, जेएस मिल हैं, तो ये इन सब लोगों ने धन संबंधी परिभाषा का समर्थन किया था। क्लियर है ना? अब एक फिर आगे चलकर धन संबंधी परिभाषाओं को लोग सही नहीं माने, तो आई कल्याण संबंधी परिभाषा। इसके प्रबल समर्थक थे मार्शल। इनाम याद रखो, ये कल्याण संबंधी जो परिभाषा आई थी उसको मार्शल ने सबसे पहले दिया था। इनकी एक पुस्तक आई थी प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, इसमें दिए थे। उसमें इसमें थोड़ा सा अंतर ये है कि कल्याण का मतलब है कि लोगों का कल्याण होना चाहिए। ऐसा नहीं कि धन का आदान प्रदान हो रहा बस अर्थव्यवस्था है ना। अर्थव्यवस्था में हम उसे मानेंगे जिससे लोगों का कल्याण हो, उनकी जीवन शैली में सुधार हो। अब जीवन शैली में अगर सुधार नहीं हो रहा तो उसे हम अर्थव्यवस्था में नहीं शामिल करेंगे। तो ये हमारे मार्शल ने कहा था। इसमें जो प्रमुख अर्थशास्त्री हैं, पेगो हैं, कैनन हैं, ठीक है ना। फिर इसी के आगे हमारी जो परिभाषा आई, सीमित साधन संबंधी परिभाषा। ये परिभाषा काफ़ी महत्वपूर्ण आगे साबित हुई। इसे जो है लियोनेल रॉबिन्स ने दिया था, तो इसको हम अधिकतर रॉबिन्स से बोलते हैं। तो हम लोग जो स्टडी अभी किए लगभग वही बात यहाँ कही गई है कि जो हमारे पास साधन सीमित हैं और हमारी आवश्यकताएं क्या हैं? असीमित हैं। हम मैक्सिमम आउटपुट प्राप्त करना चाहते हैं। तो ये जो सीमित साधन है इनके द्वारा असीमित आवश्यकताओं की हम पूर्ति कैसे कैसे करते हैं, उसके संबंध में जो चीज़ें हमारी आती हैं इस परिभाषा के अंतर्गत आती हैं। क्लियर है ना? जो आधुनिक परिभाषा है थोड़ा उसको हम देख लेते हैं। इसमें क्या बताया गया? आधुनिक विकास केंद्रित परिभाषा। तो इसके मुख्य जो अर्थशास्त्री हैं सैमुअल्सन हैं। तो इसमें क्या किया गया? देखो अभी तक क्या था कि वस्तुओं का उत्पादन हो गया, लेकिन इसमें क्या हुआ कि वस्तुओं का उत्पादन होगा और उनका वितरण किया जाएगा। जैसे हमने उत्पादन किया किसी चीज़ का, मान लो हमने 100 kg गेहूं का उत्पादन किया, तो ये सभी में समान रूप से वितरित हो जाए। ये नहीं कि एक व्यक्ति ने रख लिया। अगर एक व्यक्ति रख लेगा तो जो अदर पर्सन हैं उनका क्या होगा? भूखे मर जाएंगे। तो उसका वितरण भी जरूरी है उचित ढंग से। अगर उचित ढंग से उसका वितरण हो रहा है तभी उसको हम अर्थव्यवस्था में शामिल करेंगे। बेसिकली अगर हम 2 लाइन में बोलें तो अर्थव्यवस्था में हम अध्ययन करते हैं वस्तुओं का उत्पादन कैसे होता है, उपभोग कैसे होता है, वितरण कैसे होता है, इन सब चीज़ों का हम अध्ययन करते हैं। लेकिन हमसे अगर कोई परिभाषा एक लाइन में पूछे तो हम बोलेंगे अर्थशास्त्र के अंतर्गत सीमित संसाधनों के द्वारा असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति किस प्रकार की जा सकती है, इसका हम अध्ययन करते हैं। तो हमारी समझ से आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। यदि कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है ना।